हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो दो टॉपिक एक साथ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड इसी योजना के अंडर एक कैंपेन आपका लॉन्च किया गया है, आयुष्मान भव कैंपेन। जो दो टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ वो यही दोनों हैं। एक तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, क्या इसमें इश्यूज चल रहे हैं, किस वजह से ये आपका न्यूज़ में रहा है, एंड सेकंड आयुष्मान भव्य जो कैंपेन है ये इसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं और क्यों इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आयुष्मान भव कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन नोडल मिनिस्ट्री है जो काम करेगी इस पर, वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पर्पस क्या रहेगा इस कैंपेन का? इस कैंपेन का सिंपल पर्पस है, नाम से ही आपको पता चल सकता है कि ये हेल्थ केयर सर्विसेज जो हेल्थ ऑल ओवर इंडिया आपकी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में सभी के पास हेल्थ केयर सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, हर किसी को ये जो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो दी जा सके। ठीक है, अराउंड 6.5 लाख जो विलेजेस हैं उन्हें कवर किया जाएगा, एंड इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है विद द प्रिंसिपल अंत्योदय प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब जो भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उन तक भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इन्होंने इस कैंपेन को डिज़ाइन किया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो कैंपेन है आपका काम कौन कौन करेगा मिलकर? ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जो भी डिफरेंट आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होंगे, एंड स्पेसिफिकली लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज मिलकर यहाँ पर आपका इस स्कीम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैंपेन्स हैं जैसे कि सेवा पखवाड़ा या फिर ब्लड डोनेशन कैंप या ऑर्गन डोनेशन कैंप, ये सब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब जो मेन इसके 3 कोर पिलर्स हैं, इस कैंपेन के जो मेन कोर पिलर्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इस स्कीम में जो पहला कोर पिलर रहेगा आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा पिलर रहेगा आयुष्मान सभा, एंड तीसरा पिलर रहेगा आयुष्मान मेला। 3 आपके ये कोर पिलर्स रहेंगे। अब 3 कंपोनेंट्स की हम एक एक करके बात कर लेते हैं। आप आयुष्मान आपके द्वार 3.0 इसके अंदर क्या किया जाएगा? देखिए, इस कंपोनेंट को पहले भी लॉन्च किया जा चुका है, ये इसका 3rd फेज़ है। ठीक है, एंड इस कंपोनेंट के अंडर आपके आयुष्मान कार्ड वो प्रोवाइड किए जाएंगे बेनिफिशरीज़ को। अब कौन से बेनिफिशरीज़? जिन्होंने अपने आप को एनरोल कराया हुआ है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी आपके बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड क्यों दिया जा रहा है? देखिए, आयुष्मान जो कार्ड है उसके थ्रू बेनिफिशरीज़ आपकी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो भी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी उन्हें मिल सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आयुष्मान मेला ये क्या है। आयुष्मान मेला एक जैसे फंक्शन हो गया या कोई भी प्रोग्राम हो गया उसकी तरह इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या जो भी आपकी लोकल एरिया है जहाँ पर हर कोई गैदर हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर टाइप्स एरिया, वहाँ पर आपके ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा कंपोनेंट। एंड इस प्रोग्राम के अंडर क्या किया जाएगा? आभा आईडीज़, हेल्थ आईडीज़ जो होती हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के अंडर जो हेल्थ आईडीज़ बनाई जाती हैं उनको भी क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड भी इशू किए जाएंगे, एंड और भी यहाँ पर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस करवा दिया लोगों का, या कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, टेली कंसल्टेशन विद द स्पेशलिस्ट वो भी प्रोवाइड कर दिया, अप्रोप्रिएट रेफरल्स उन्हें दे दिए, और आपके ENT, साइकेट्रिक केयर, स्पेशलाइज्ड केयर एट ब्लॉक लेवल, इस तरह की सर्विसेज
प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सो ये लगभग हर वीक करवाया जाएगा और इसके प्रॉफिट किसको मिलेगा, 1.6 लाख हाउस होल्ड्स जो भी विलेजेस हैं उनके अंदर जो लोग होंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। जो लास्ट आपका कंपोनेंट है इस स्कीम का वो है आयुष्मान सभा। आयुष्मान सभा में कौन आपका मेन रोल प्ले कर रहा है इस कंपोनेंट में, वो है पंचायत। इस कंपोनेंट को बेसिकली ड्राइव कौन कर रहा है, पंचायत कर रहा है, क्योंकि इन्हीं को ही काम दिया गया है कि वो आपके जो भी अपनी पर्टिकुलर विलेज है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें आयुष्मान कार्ड को, आभा आईडीज़ को जनरेट करें, हेल्थ स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम चल रही है उनको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करें, जो भी डिजीज़ हैं जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल कोई भी डिजीज़ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया या सिकल सेल डिजीज़ हो गया, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इस तरह के जो आपके इनिशिएटिव्स हैं या अवेयरनेस है वो क्रिएट करने का काम कौन करेगा, पंचायत करेगा। तो इसीलिए इस कंपोनेंट को क्या बोला गया, आयुष्मान सभा। तो सभा से आप याद रख सकते हो ग्राम सभा होता है पंचायत में, तो वैसे आप याद रख सकते हो कि इस कंपोनेंट को मेन जो काम करेगा कोलैबोरेशन में जो काम कर रहा है वो है पंचायत। एंड कोई भी लोकल जो अर्बन एरिया में भी जो लोकल इलेक्टेड बॉडी है ना वो भी इसी के अंडर काम करेगी, ठीक है, ये इस कंपोनेंट के अंडर। अब यहाँ पर इस स्कीम के अंदर एक और आपका स्पेशल फीचर ऐड किया गया है, वो ये किया गया है कि अगर कोई भी पंचायत बहुत अच्छा काम करती है अंडर अपना आयुष्मान सभा कैंपेन के अंडर कोई भी अच्छा काम करती है तो उसको टाइटल दिया जाएगा आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान अर्बन वार्ड, इनका टाइटल दिया जाएगा। और इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या समझते हो आप? देखो सिग्निफिकेंस तो होगा कि अगर सभी के पास अवेयरनेस है डिजीज़ को लेकर, वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी जो भी हेल्थ सर्विसेज जो भी उन्हें चाहिए उनको वो एक्सेस कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका विलेजेस हेल्दी होंगे, आपकी ग्राम पंचायत हेल्दी होंगे। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है, यही इसका स्कीम का विजन रहेगा, ताकि ये जो आपका विलेजेस को हेल्दी रखना, पंचायत को हेल्दी रखना, इनसे क्या होगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा ये, ठीक है। सो अब हम सेकंड जो टॉपिक हम बात कर रहे थे जो हमें आज डिस्कस करना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब स्कीम के अंडर हुआ क्या है, इसके साथ इशू क्या है, वो जानने से पहले स्कीम को जान लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये स्कीम क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्कीम है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो आयुष्मान भारत जो स्कीम है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जिसमें फुल्ली फाइनेंस करता है गवर्नमेंट। इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है ना, जो फुल्ली फाइनेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। एंड इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था इन द February 2018, 2018 से चली आ रही है ये स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के अंडर हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पर सेकेंडरी केयर और जो टर्शियरी केयर है वो कवर किया जाता है। मतलब आपको अगर कोई भी सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस लेनी है, ठीक है, या टर्शियरी सेक्टर हेल्थ केयर सर्विसेज लेनी है तो वो जो आपकी ट्रीटमेंट है वो सब इस इंश्योरेंस के अंडर कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ से भी ले सकते हो, कोई भी सर्जरी करवानी है, कोई मेडिकल या डे केयर ट्रीटमेंट कराना है, या कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, डायग्नोसिस करवा रहे हैं, वो सब यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट पैकेज में कवर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस स्कीम के अंडर बेनिफिशरीज़ कौन कौन है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बेनिफिशरीज़ को टारगेट करती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। एंड जो नोडल एजेंसी है इस स्कीम को जो लागू करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एंड ये जो आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि जो भी आपके स्टेट हैं, यूटी हैं,
कि वो बेनिफिशरीज़ को टारगेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को ही के डाटा को ही यूज़ करें। इसके अलावा अगर स्टेट और यूटी के पास कोई ऐसा डाटाबेस है जिसकी वजह से वो बेनिफिशरीज़ को टारगेट कर सकती है, कोई भी छूटे ना, तो वो भी यूज़ कर सकती है स्टेट। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब हम फंडिंग की बात करते हैं, तो क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? तो याद रखिएगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो स्कीम के अंडर 60:40 का रेशो सभी स्टेट और यूटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। मतलब 60 रेशो में है 60, इसको कौन कवर करेगा? सेंटर करेगा, एंड 40 विल बी कवर्ड बाय द स्टेट। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है तो रेशो हो जाएगा 90:10। 90 सेंटर कॉस्ट बेयर करेगा एंड 10 कौन करेगा टोटल कॉस्ट का? आपका स्टेट करेगा बेयर। और जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब 90:10 के अंडर आएंगे। एंड जो भी यूटीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर आपकी सेंट्रल 100% फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि स्कीम की चलो फंडिंग हो गई, बेनिफिशरीज हो गई, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए। सो वही जानते हैं। तो नोडल मिनिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कौन है इस स्कीम के लिए? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एंड स्टेट लेवल पर भी आपकी स्टेट हेल्थ एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि स्टेट लेवल पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करे, और नेशनल लेवल पे कौन करेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसे बनाया गया है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इस एक्ट के अंडर इसे बनाया गया है और ये एक ऑटोनॉमस एंटिटी है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, सो इसके मेन ऑब्जेक्टिव में आएगा सबसे पहला कि ये फाइनेंशियल बर्डन कम करना चाहती है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का एक फाइनेंशियल बर्डन किसी भी पुअर फैमिली पे पड़ता है उसको कम करना चाहती है। ठीक है, रिड्यूस करना चाहते हैं। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन आप इतने बीमार हो गए कि बहुत ज़्यादा पैसा जो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जैसे कोई बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, तो होता है ना कई बार आपके हॉस्पिटल के बिल बन जाते हैं 2 लाख 3 लाख, इस तरह का जो ये एक्सपेंडिचर हो गया इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इसी फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। सेकंड, अब देखो अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हो 5 लाख रुपए तक की हर फैमिली को हर साल ये हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो, तो आपकी जो भी हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके मेडिकल जो भी बिल्स होंगे वो 5 लाख के अंडर जो होंगे वो सारा फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? आपकी सेंटर करेगी, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट करेगी। तो यानी कि आपका कोई भी पुअर फैमिली है वो भी हेल्थ केयर सर्विस ले सकता है, उसे भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो हेल्थ केयर सर्विसेज उसके लिए क्या हो गई? आपकी एक्सेसिबल हो गई, अफोर्डेबल हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है वहाँ पर पेशेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है पूरा ध्यान रख रही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, तो आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा हो जाएगा? आपकी एफिशिएंट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी एनहेंस होगी। तो ये इसका थर्ड आपका कंपोनेंट रहेगा। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ये प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ इंटरवेंशंस बेनिफिशरीज को प्रोमोट कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो अब मेन की फीचर्स देख लेते हैं पूरा सम अप करने के लिए इस स्कीम को। सबसे पहला हेल्थ कवर, 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। और ये कितनी फैमिलीज तक को प्रोवाइड किया जा रहा है? 12 करोड़ फैमिलीज तक को ये प्रोवाइड किया जा रहा है लगभग। पैकेजेस की अगर हम बात करें तो पैकेजेस का मतलब है कि कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे। तो ये कह रहे हैं, देखिए
लगभग ना एक लिस्ट बना रखी है, एक पूरा पैकेज बनाया हुआ है, 1949 पैकेजेस बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कोशिश की गई है हर तरह की जो आपकी सेकेंडरी या टर्शरी जो भी डिजीज़ होती हैं उनको कवर कर सके, जैसे कि कैंसर का केयर है, कार्डियक, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, बर्न मैनेजमेंट, मेंटल डिसऑर्डर्स, इस तरह की जो हेल्थ कंडीशंस हैं उन सभी का किया गया है, कवर किया गया है अंडर दिस स्कीम। फंडिंग हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि रेशो क्या रहेगा, 60:40, सेंटर बेयर करेगा 60 एंड स्टेट करेगा आपका 40, इसीलिए स्कीम को क्या कहा गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द हिमालयन एंड द जम्मू एंड कश्मीर जो है, और जो यूटीज आपकी विदाउट लेजिस्लेचर है उनको 100% सेंटर फंड करेगा। यहाँ पर इस स्कीम का एक और की फीचर है कि मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, IT प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सर्विस डिलीवरी के लिए और फ्रॉड ना हो सके, कोई भी एब्यूज़ ना हो, उसके लिए एक IT प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया, उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के क्या मेन फीचर्स हैं, यहाँ पर बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सिस्टम है। हॉस्पिटल्स जो भी इस स्कीम के अंडर एम्पेनल होना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए मॉड्यूल है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। ट्रांजैक्शन कहाँ होती है कि आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल होने के बाद आपकी जो भी पैसे वहाँ पर हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है, तो पैसे आपसे तो लेगा नहीं, किससे लेगा, गवर्नमेंट से। तो वो जो ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट है उसके भी सिस्टम बनाया हुआ है IT प्लेटफॉर्म पर। क्लेम करना, कोई भी क्लेम मैनेजमेंट का एक सिस्टम, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म, उसके लिए सबके लिए IT प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स आपके एनरोल्ड हैं। याद रखना इस स्कीम के अंडर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एनरोल्ड हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक होंगे। अराउंड 27,000 हॉस्पिटल्स आपके, इससे ज़्यादा ही इस स्कीम के अंडर एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी की बात करें, पोर्टेबिलिटी का मतलब अगर मान लीजिए कोई भी माइग्रेंट है जो अपने स्टेट के अलावा कहीं और काम कर रहा है और उसको हेल्थ जो केयर सर्विस है वो लेना है, तो क्या वो दूसरे स्टेट में ले सकता है, तो आंसर इज़ येस। कोई भी एक बंदा या जो भी पर्सन है वो सर्विसेज ले सकता है किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो ये स्कीम के अंडर पोर्टेबिलिटी भी एक फीचर ऐड किया गया है। नेक्स्ट आता है आरोग्य मित्र। ये फीचर आपको याद रखना है। आरोग्य मित्र मतलब एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स बना दी इस स्कीम के अंडर, जिन्हें बोलते हैं प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, जो क्या करेंगे, आपको ना समझाएंगे, मतलब गाइड करेंगे, जो भी बेनिफिशरीज होंगे उनको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, ठीक है। बेनिफिशरीज का वेरिफिकेशन, ये जो वर्कफोर्स है वो काम करेगी, रजिस्ट्रेशन का, जो भी ऑथराइजेशन है, क्लेम सबमिशन है, इन सब के ऊपर जो गाइडेंस है और आपको असिस्ट करने का काम कौन करेगा, आरोग्य मित्र करेगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये भी एक फीचर है। सो इस स्कीम के अंडर आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए भी मैकेनिज्म रखा गया है। इसमें क्या कर रहे हैं कि आपका जो पब्लिक एक डैशबोर्ड बनाया है इन्होंने, जहां पर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो आप डे टू डे बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि देखो कितनों को फ़ायदा हुआ है, कितनों को फ़ायदा नहीं हुआ है, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक आप ये याद रख सकते हैं, क्लेम आप चाहते हैं, प्रोसेसिंग होती है क्लेम्स की, वो कम्प्लीटली फेसलेस होती है, ठीक है। तो आपको कोई भी हरासमेंट वगैरह फेस नहीं करनी पड़ती बेनिफिशियरी को क्लेम करके। एंटी फ्रॉड के लिए एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट डिज़ाइन किया गया है, एंड ये क्या काम करेगा, जो भी इनिशिएटिव्स लेगा ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो सके। स्टेट लेवल पर भी इनकी कुछ यूनिट्स आपकी बनाई गई है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, ये एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करके कोई भी ट्रांजैक्शन जो या फिर कोई भी पॉसिबल आपका फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जो ऑडिट करने हैं फील्ड के या डेस्क की
भाई जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है ना, हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है ना, कोई अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, या फिर कोई भी धोखेदार तो नहीं हो गया, कोई भी मतलब करप्शन तो नहीं हो रहा, तो वो सब चेक करेगा कौन, नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट। यहाँ पर एक और सर्विस प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ कॉल सेंटर। एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है स्कीम के अंडर, जिसमें कोई भी अगर बेनिफिशियरी ट्रीटमेंट अवेल करता है तो विदिन 48 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज उसके पास एक फ़ोन कॉल जाएगा ये देखने के लिए कि भाई आपको जो क्वांटिटी में ट्रीटमेंट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हो, क्वालिटी की थी, अच्छी दी थी या नहीं दी थी, आप ठीक हो गए नहीं हुए, इसके लिए कॉल जाएगा। एंड एक और कॉल भी किया जाएगा आफ्टर 15 डेज, ताकि पता कर सके कि हाँ अब कैसा चल रहा है, अब आप मतलब फील अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो अभी तक इस स्कीम के फ़ायदे क्या रहे हैं, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, तो देखो कवरेज सबसे पहला तो ये अराउंड 15.5 करोड़, 15.5 तो नहीं बोलना चाहिए, 15.5 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं उनको कवर करता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा कवरेज है। और कुछ 11 स्टेट और यूटीज़ हैं जहाँ पर 100% कवरेज हो गया है, वहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन है स्टेट की वो सब इस स्कीम के अंडर कवर कर दी जा चुकी है। सेविंग्स की बात करें तो देखो जब आपके कोई भी बेनिफिशियरी है उसका आपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बचा दिया है, उसको अपनी तरफ से अपनी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे अपनी तरफ से नहीं लगाने पड़ रहे हैं, तो वो पैसा उसके पास बेनिफिशियरी के पास क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो इस स्कीम के अंडर देखा गया है कि सेविंग कितनी हुई है, लगभग यहाँ पर सेविंग्स हुई है लगभग 1 लाख करोड़ की, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जैसे अभी मैंने कहा आउट पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो गया है बेनिफिशरीज का अराउंड बाय 60%, एंड वो लोग टर्शरी केयर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, अब इंक्रीज हुआ है बाय 65%, ठीक है। सो ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ा। क्वालिटी एंड एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो देखा गया है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड ऑक्यूपेंसी जो रेट है और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है पब्लिक हॉस्पिटल्स का वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इससे ये देखा गया है, देखो कोई भी अच्छा हॉस्पिटल होगा उसी में तो लोग बार बार जाएंगे अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करने के लिए, बेकार में तो नहीं जाएंगे। तो जब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है हॉस्पिटल्स, दैट मीन्स वहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की है, एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन एंड इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो इस स्कीम के अंडर कुछ सेवरल इनोवेशंस, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अवार्ड भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने। इंक्लूसिविटी की बात करें तो इस स्कीम के अंडर आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया गया है, उनके लिए भी एक स्पेसिफिकली कम्युनिटी के लिए 50 पैकेज भी बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज इस तरह के पैकेजेस भी इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ये जो स्कीम है काफ़ी हद तक एक आप कह सकते हो पॉजिटिव नोट है कि ये आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने स्टार्टिंग में बात की कि ये न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी, सो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्या इसके फ़ायदे हैं वो सब देख लिए। अभी इसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो देखते हैं। सो रिसेंटली कैग ने एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इम्प्लीमेंटेशन में। अब क्या क्या इसकी क्रिटिसिज्म, क्या क्या इसके इश्यूज़ हाईलाइट हुए हैं वो देखना, क्रिटिसिज्म तो नहीं, इश्यूज़ क्या हाईलाइट हुए हैं। सबसे पहला, डेड पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट चल रहा है इनके अंडर, मतलब जिन पेशेंट्स को पहले डेड शो कर दिया गया है उनको अभी भी ट्रीटमेंट अवेल की करवाई जा रही है, ठीक है। मतलब कभी शो कर दिया कि भाई ये पर्सन डेड है, कुछ टाइम बाद दिखाया जा रहा है कि हाँ इसने अपनी वो एक हेल्थ सर्विस इसने हमसे ली है, हॉस्पिटल की तरफ से ही किया जा रहा है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ
ये जो केसेस हैं वो देखे गए हैं इन छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, और सबसे कम देखे गए हैं इन अंडमान एंड निकोबार, असम एंड चंडीगढ़। ठीक है। सेकेंड जो इशू मिला है वो है अनरियलिस्टिक हाउसहोल्ड साइजेस, मतलब जो लोग यहाँ पर एनरोल हो रहे हैं वो अपने फैमिली जो साइज दिखा रहे हैं वो 11 से 201 मेंबर तक का भी दिखाया गया है। मतलब सोच सकते 201 मेंबर एक फैमिली में कैसे होंगे, तो इतना बड़ा भी जो हाउस होल्ड साइजेज़ हैं वो शो किए जा रहे हैं अंडर दिस स्कीम। ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम है इधर? अगर हाउस होल्ड बड़ा दिखा दिया, होगा किसी का घर 200 मेंबर वाला? नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर वैलिडेशन कंट्रोल नहीं है। ठीक है। ये नहीं देख रहे हैं कि जो आपको डाटा दिया गया है क्या वो सही है, क्या वो वैलिड है। ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। नेक्स्ट बात करते हैं पेंशनर्स अवेलिंग बेनिफिट, मतलब जो लोग आज पेंशन ले रहे हैं वो भी इस स्कीम के अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनका रिमूवल में काफ़ी डिले किया जा रहा है, उनको रिमूव नहीं कर रहे फ्रॉम दिस स्कीम, उसमें डिले हो रहा है। ठीक है। बोगस मोबाइल नंबर एंड आधार, मतलब किसी भी एक सिंगल नंबर, बोगस से एक नंबर लिया, उसी के अंडर ही बहुत सारे जो लोग हैं उनको एनरोल कर दिया जाता है। ठीक है। जिससे कि क्या हो रहा है, आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एक और क्या प्रॉब्लम देखी जा रही है, वो ये देखी जा रही है कि जो एक ही आधार है, मतलब कोई भी मान लीजिए कोई भी एक आधार नंबर है, उससे मल्टीपल बेनिफिशरीज लिंक्ड हैं। तो ये भी क्या पता कर रहा है, भाई ढंग से आपने वेरिफिकेशन नहीं की है। नहीं तो एक ही आधार पर बहुत सारे बेनिफिशरीज कैसे लिंक्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टमेटिक फेलियर भी है। सिस्टमेटिक फेलियर कैसे बताया कैग ने ये इशू हाईलाइट किए कि देखो जो कुछ आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल रिजर्व्ड प्रोसीजर्स जो सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स को करने चाहिए थे वो परफॉर्म कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इनएडिक्वेट है, इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, मेडिकल माल प्रैक्टिस के केसेस देखे गए हैं। ठीक। और क्या इश्यूज बोला है कैग ने कि आपके जो वैलिडेशन कंट्रोल है वो आपका एडिक्वेट नहीं है। ठीक है। इनवैलिड नेम से भी लोगों को आपने एनरोल किया हुआ है। अनरियलिस्टिक डेट ऑफ बर्थ है, डुप्लीकेट आपने आईडीज मिल रही हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो स्कीम के अंडर एम्पेनल्ड हैं, देखा गया वो फंक्शनली नहीं है। ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि सिस्टमैटिक फेलियर है अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट आता है जो इशू हाईलाइट हुआ है वो है पेंडिंग पेनल्टीज़। पेंडिंग पेनल्टीज़ मतलब जो पेनल्टीज़ हॉस्पिटल्स पे लगाई गई है, अराउंड 100 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं 9 स्टेट्स में जिनके ऊपर पेनल्टीज़ 12.32 करोड़ रुपीज़ की लगाई गई है और वो अभी तक उन्होंने पे नहीं की है, पेंडिंग है। और जो डाटा कलेक्शन है, ये नेक्स्ट इशू है, डाटा कलेक्शन जो स्कीम अंडर किया जा रहा है वो भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। जो आपके फील्ड लेवल वर्कर्स हैं वो कोई भी 10 डिजिट का नंबर जो है वो एंटर कर देते हैं। ठीक है। तो इस लेवल पे डाटा कलेक्शन भी ठीक से नहीं हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन दिया है इस रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए पहला तो यही बोला है कि अपनी जो बेनिफिशरीज हैं उनका जो वेरिफिकेशन है उसके लिए हम मोबाइल नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं आधार बेस्ड ई-केवाईसी। केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर। ठीक है। तो कह रहे हैं हम इसका यूज़ करते हैं। मोबाइल नंबर तो हम सिर्फ उनके साथ बेनिफिशरीज के साथ कम्युनिकेट या फीडबैक पर्पज़ के लिए करते हैं, हम मोबाइल नंबर करते ही नहीं यूज़। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है, उसमें एनएचए ने क्या किया हुआ है कि बेनिफिशरी की वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं फिंगरप्रिंट्स, उनके आई स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन, ओटीपी इसके थ्रू करते हैं। और बेसिकली जो ज़्यादा वो है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेनिफिशरी की जो वेरिफिकेशन एक्यूरेट आएगी, क्योंकि फिंगरप्रिंट किसी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये रीज़न है। सो आप अपनी तरफ से क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हो इस स्कीम के लिए, जो इश्यूज़ अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैग ने हाईलाइट किए हैं।
तो देखो, इन इरेगुलरिटीज़ को हटाने के लिए आप ये वे फॉरवर्ड डाल सकते हो कि डिमांड डायरेक्टिव मेजर्स लिए जाएँ, जैसे कि आपकी जो बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन है उसको और स्ट्रिंजेंट कर दो और स्ट्रिक्ट कर दो। जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओवरसाइट कीजिए, उनके ऊपर ध्यान से देखा जाए कि उनका जो इक्विपमेंट है वो चल रहा है नहीं चल रहा, फंक्शनल है या नहीं है। इस तरीके से हॉस्पिटल्स के ऊपर भी जो आपका सुपरविज़न है उसको इंक्रीज़ किया जाए और जो ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म है उसको भी रोबस्ट किया जाए। तो ये सारे अगर आप स्टेप्स लेते हो तो इस स्कीम के अंडर जो इफ़ेक्टिवनेस आप चाहते हैं वो लाई जा सकती है। ठीक है, तो ये स्कीम का हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल, आप लास्ट तक यहाँ तक जुड़े रहे। एंड ये था इस स्कीम के अंडर मैंने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग। सो थैंक यू, बाय।